दोस्तों, आज की कहानी है बदनाम बेटी के लाचार पिता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कविता 17 साल की एक सुंदर लड़की थी। उसका भरा भरा सा सुडौल शरीर और चंचल स्वभाव सहज किसी को भी आकर्षित करने लायक था। यौन अवस्था में कदम रखने वाली कविता के स्वभाव में अभी तक बचपना था। उसकी 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। पेपर देने के लिए उसे अपने गांव से दूर कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाना पड़ता था। एक दिन कविता और उसकी सहेलियां कस्बे स्कूल में पेपर देने जा रहे थे तो सभी लोग बस में बैठ गए। उसी बस में कुछ लड़के थे। कविता को देखकर लड़के किसी न किसी बहाने उसे छूने के लिए बेताब रहते थे। कविता को लड़कों का घूरना बाहर से तो अच्छा ना लगता, पर अंदर से वह खुश होती और अपनी सुंदरता का घमंड करती। बस कस्बे में पहुंची, सभी यात्री उतरे। वहां खड़े छिछोरे आवारा लड़के लड़कियों का झुंड देखकर तरह तरह की बातें सुनाने लगे। कविता ने और उनकी सहेलियां स्कूल पहुंच गई। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अविनाश ने कविता को देखकर बोला, हाय कविता। हाय अविनाश, कविता बोली। रोल नंबर देख लिया क्या? अविनाश ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। सभी अपने रोल नंबर दो, मैं देखता हूँ किस रूम में है तुम्हारी सीट। अविनाश ने सबके रोल नंबर ले लिए। यह लो तुम्हारा रोल नंबर, रूम नंबर 4 में और बाकी सभी का रूम नंबर 5 में है। अविनाश ने आकर बताया। ओह, मेरा रोल नंबर तुम सबके साथ नहीं आया, कविता निराश होकर बोली। कविता के कमरे में मोहित नाम का लड़का बैठा था। पेपरों के दौरान मोहित से उसके हेलो हाय शुरू हुई। मोहित कस्बे के मशहूर वकील का इकलौता लड़का था। वह बहुत स्मार्ट और अमीर घर का था। उस पर उसके विद्यालय की कई लड़कियां मरती थी, पर वह किसी को भाव नहीं देता था। पेपरों के दौरान उसे कविता सबसे अलग और अच्छी लगी। कविता को मोहित का बात करना अच्छा लगता। पहली बार उसे भी कोई लड़का अच्छा लगा था। मोहित रोज किसी ना किसी बहाने से कविता के ग्रुप से बात करता। सभी को उसका बात करना अच्छा लगता। अंतिम पेपर के दिन मोहित ने कविता को एक खत और एक फूल दिया। कविता कुछ समझ नहीं पाई। मोहित, क्या है यह? घर जाकर पढ़ना, सब पता लग जाएगा। पर देखो, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, इसमें जो लिखा है सब सच है, मोहित प्यार से बोला। कविता ने लड़कियों की नज़र बचाकर वह पत्र बैग में डाला और बस का इंतजार कर रही सहेलियों के पास पहुंच गई। अरे कविता, बड़ी देर कर दी। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मम्मी का दिया पराठा खाने में देर हो गई। तभी सामने बस रुकी। लड़कियां बस की तरफ भागी। कविता ने पीछे मुड़कर देखा। मोहित पेड़ के नीचे बैठा उसी को देख रहा था। मोहित ने हाथ उठाकर बाय का इशारा किया, पर कविता ने सिर झुकाया और बस में चढ़ गई। उसके मन में पत्र को लेकर उत्सुकता थी। बस रुकी और साथ ही सभी एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर की तरफ चले गए। कविता के घर में घुसते ही, कविता बेटा, पेपर कैसा हुआ? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा मम्मी, भूख लगी है, खाना दो। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गरम करके परोसती हूँ। खाना खाकर कविता सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और जल्दी से चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। डियर कविता, जब से तुम्हें देखा है मुझे नींद नहीं आती। तुमसे मिलने का मन करता है। तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा नंबर पत्र में लिखा गया है। मुझे फ़ोन करना। मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर यह सच है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। बाय। कविता का रोम रोम सिहर उठा। पत्र को पढ़ते पढ़ते वह खुश हुई। उसे भी मोहित अच्छा लगा था। वह साधारण परिवार से थी और मोहित कस्बे के जाने माने वकील का बेटा था। उनकी अपनी गाड़ियां, बंगला और दादा की भारी 2 दुकानें थी और बहुत सारे नौकर चाकर। कविता ने शाम को किसी बहाने अपनी ताई से फ़ोन मांगा। बड़ी मम्मी, मीनू को फ़ोन करना है।
आपका फोन कहाँ है? अंदर कमरे में रखा है, ले ले। उसकी ताई अपनी बेटी नीता और संगीता को साथ लेकर बाहर चली गई। कविता ने छत पर जाकर मोहित का नंबर मिलाया। हेलो, कविता धीरे से बोली। हेलो कविता। मोहित की आवाज में उत्साह छलक रहा था। तुमने कैसे पहचाना कि कविता का फोन है? मुझे पता लग जाता है। मैं तुम्हारे फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बड़ी देर लगा दी सोचने में, फिर क्या सोचा? मुझे डर लग रहा है। अरे सिर्फ दोस्ती करनी है और तुम्हें डर लग रहा है? बोलो भी अब। ठीक है, मुझे मंजूर है। कविता ने इतना कहते ही फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे मोहित की आवाज से शरीर में कुछ अजीब सा एहसास, सिहरन सी महसूस हुई। उसके बाद हर पल वह मोहित के बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रही। उधर मोहित का भी ऐसी ही हाल था। रात ठीक 12 बजे उसने कविता के नंबर पर फोन किया। लो, आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। शायद किसी से रॉन्ग नंबर लग गया होगा। ताऊजी बड़बड़ाए और सो गए। दूसरे दिन कविता की मौसी के घर में जागरण था। वह सुबह ही वहां अपनी बहनों के साथ चली गई। सारा दिन उन्होंने जागरण की तैयारियों में मौसी की सहायता की और पूरी रात जागरण चला। बीच बीच में उसका ध्यान मोहित की तरफ जा रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही उसने मौसी का फोन लिया और छत पर जाकर मोहित को फोन किया। अरे कहाँ रह गई तुम? हद है यार, एक फोन तक नहीं कर सकती थी क्या? कहाँ थी तुम? मैंने मंगलवार को तुम्हारे नंबर पर फोन किया था। शायद तुम्हारे पापा ने फोन उठाया था क्या? कविता के मुंह से चीख सी निकल पड़ी। कब किया तुमने बेवकूफी? वह मेरे ताऊजी का फोन है। दूसरी बार मत करना, तुम मुझे मरवाओगे। कविता अपना नंबर दो। मोहित बोला। मेरा नंबर? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओह, मोहित के मुंह से निकला। क्या तुम आज कस्बे में आ सकती हो? कविता सोचने लगी, फिर बोली, आज तो नहीं पर कल आ सकती हूँ। ठीक है, राजू चाय वाले के ढाबे के बाहर सुबह 9 बजे मिलना। ठीक है। ठीक है, कविता बोली। कविता ने यह सोचते हुए रात गुजारी कि मोहित को क्या काम होगा। उसका भी मोहित से मिलने का बहुत मन था। सुबह उठकर कविता ने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे मेहंदी और अपना कुछ सामान लाना है, मुझे पैसे दे देना। मैं 8:30 बजे की बस में जाऊंगी। पापा से मांग ले जितना की जरूरत है और घर जल्दी आ जाना। ठीक है। तैयार होकर कविता बड़ी देर तक शीशे के आगे खुद को निहारती रही। उसने सफेद रंग का सूट पहना, बालों को खुला छोड़ा, पर्स लिया और बस पकड़कर राजू के सामने उतर गई। 9:10 हो चुके थे पर मोहित कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई दिया। देखा मोहित कार चला रहा था और उसने ढाबे से थोड़ा आगे कार रोक दी। मोहित ने दरवाजा खोला। कविता बैठो। कविता निसंकोच बैठ गई। और कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, मोहित ने मुस्कुराकर कहा तो कविता शर्मा सी गई। कविता, तुम्हारे लिए कुछ है, यह बैग उठाओ और खोलो। कविता ने बैग खोला। उसमें मोबाइल फोन था। फोन पर मैं इसे नहीं रख सकती, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। मम्मी पापा को बताने को कौन कह रहा है? छिपा कर रखना, मैं रात को फोन किया करूँगा। कविता ने ज़्यादा नानुकुन नहीं की। वह बहुत खुश थी। मोहित के साथ वाली सीट पर बैठे बैठे कविता के सिर में झुरझुरी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह पिघल रही है। मोहित, कार को वापस बस स्टैंड ले चलो, मुझे घर जाना है। रात को बात करेंगे, जल्दी क्या है? थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं, मम्मी गुस्सा करेंगी। मोहित ने कविता के मुंह पर गिरे बालों को गाड़ी चलाते चलाते अपने हाथों से पीछे किया। अब तो कविता का बुरा हाल था। मोहित का स्पर्श उसे अंदर तक करंट लग गया। वह कुछ नहीं बोल सकी। मोहित ने उसकी झुकी नजरें और शर्माता चेहरा देखा। उसे वह बहुत ही अच्छी लग रही थी।
उसने उसे बस स्टॉप तक छोड़ा। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से विदा हुए। घर में कविता के फोन की किसी को खबर तक ना हुई। दोनों रात भर बातें करते। कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए थे। काफी दिनों बाद दोनों मिलने वाले थे। रोज फोन पर बात करने के बाद भी उनको एक दूसरे से मिलने देखने की ललक थी। कुछ दिनों बाद मीनू की घर में गिरने से टांग की हड्डी टूट गई। वह 2 महीने कॉलेज ना जा सकी। इस बात का फायदा कविता और मोहित ने पूरा उठाया। मोहित कार ले आकर आता। दोनों कॉलेज से बंक मारकर घूमने चले जाते। उम्र के इस मोड़ पर दोनों को बहकने में देर ना लगी। एक दिन मोहित उसको घुमाने ऐसी जगह ले गया जहां जंगल था। दोनों गाड़ी से उतरे और फिर मोहित ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कविता को करंट सा लगा, साथ में कुछ अच्छा भी लगा। मोहित उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूने लगा। अब तो हद हो गई। फिर मोहित ने कुछ ऐसा किया कि कविता ने कहा, मोहित ऐसा ना करो प्लीज। मोहित ने कहा, कुछ नहीं होगा कविता, मेरा विश्वास करो। मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूँगा। क्या तुम्हें मेरा भरोसा नहीं? कविता मोहित के गले लग गई। शायद दोनों के कदम बहकने के लिए इतना काफी था। दोनों का जीवन बदल गया। अब तो मोहित उसे होटलों में लेकर जाता। 3 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। अब वह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। मोहित के माँ बाप को कविता पसंद थी और वह दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। वह मोहित की खुशी में खुश थे। दोनों को अब कोई डर ना रहा। कुछ दिनों बाद मोहित के पापा ने उसे लॉ की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ भेजने का निर्णय लिया। कविता का मन दुखी हो गया तो मोहित ने कहा कि तुम भी चल पड़ो। उन्होंने झूठ मूठ की जॉब का बहाना बनाया। कविता ने जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को मना लिया। उसके परिवार ने पहले तो आनाकानी की, फिर सैलरी पैकेज अच्छा देखकर भेजने की स्वीकृति दे दी। वहां दोनों साथ रहने लगे। इसी दौरान एक दिन मोहित के कॉलेज में एक लड़के ने उसे टॉन्ट मारी, यार तुम तो बहुत छिपे रुस्तम निकले। क्या मजे लिए? कौन है यह लड़की? हमें भी मिलाओ कभी। उसने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा। कौन लड़की? वही लड़की जिसके साथ तुम। अरे कोई लड़की वड़की नहीं, तू भी ना ऐसे ही बोले जा रहा है। अच्छा तो यह कौन है? निकुल ने फोन में कविता और मोहित के एसएमएस का पूरा जखीरा था। उसने हैरानी से पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? निकुल ने कहा। मोहित पसीना पोंछते कविता के पास गया। सारी बातें सुनकर कविता रोने लगी कि अब क्या होगा। मोहित ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन अब यहाँ रहना ठीक नहीं। दोनों ने घर वापस जाने का मन बनाया। कविता बहुत डरी हुई थी। फिर पता चला जिसे लैपटॉप ठीक करने को दिया था वही व्यक्ति यह मैसेज सभी के पास भेजा है। क्या किया जा सकता था? घर जाकर मोहित ने शादी का प्रस्ताव रखा। सभी खुशी से रिश्ता लेकर कविता के घर गए। बात पक्की हुई, शादी की तारीख तय हुई, लेकिन उनके प्यार को शायद उनकी अपनी ही नजर लग गई। 2 दिन बाद वह मार्केट में खड़ा था। उसका दोस्त मुकेश उसके पास आया और बोला, मोहित यार, भाभी के साथ शादी के पहले काफी मस्ती की तूने। क्या मतलब? भोले मियाँ, तुम्हारा मस्ती भरा इसमें सारे कस्बे के लड़कों के फोन में पहुंच चुका है। तभी मोहित को एहसास हुआ कि सभी मेरे तरफ अजीब सी नज़रों से क्यों देख रहे थे। मोहित के पिता तक बात पहुंची। उन्होंने शादी से मना कर दिया। फिर भी मोहित अपनी बात पर अड़ा था। उसने कविता से कोर्ट मैरिज कर ली, पर अब वह कहीं आ जा नहीं सकते थे। सभी ने उनका मजाक उड़ाया करता था। उसे अपना भविष्य अंधकार में होता दिख रहा था और कुछ ही दिनों में उसने कविता से तलाक ले लिया। कविता ने घर की रही ना घाट की, क्योंकि वह ना घर जा सकती थी और ना कहीं और।
उसने अपनी खुशियों के महल को स्वयं बर्बाद होते देखा। वह पूरी तरह से टूट गई और खुद की नज़रों से गिर गई। वह खुद को ऐसी सज़ा देना चाहती थी कि वह हर दिन एक मौत मरे, क्योंकि उसे प्यार करने वाला मोहित भी उसके पास ना था। उसने सोचा, लड़कों का क्या जाता, बदनाम तो लड़कियां होती हैं। लड़के तो इतना होने पर भी सिर उठाकर चलते हैं, पर लड़कियां कहाँ जाए, उनको समाज जीने नहीं देता। कविता की एक गलती से उसके परिवार की बहुत बदनामी हुई। कई दिनों तक उसके माता पिता घर से बाहर नहीं निकले। कई बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, हिम्मत दी, तब कहीं जाकर वे घर से बाहर निकले। जिनकी कविता के परिवार वाले से नहीं बनती थी, वे अब गाना जोर जोर से बजाते थे। पर अब कविता का परिवार करता भी तो क्या, उनकी बच्ची की एक गलती ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था।